नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेंटल हेल्थ रिकवरी के क्या स्टेजेस होते हैं, किस तरह से अलग अलग स्टेजेस से लोग किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से रिकवर करते हैं। मेंटल हेल्थ रिकवरी का जो प्रोसेस होता है वो लोगों में अलग अलग तरह से देखने में आता है। कोई भी दो लोग एक ही तरह से रिकवर नहीं करते, एक ही बीमारी से लोग एक ही प्रकार से रिकवर नहीं करते। तो मतलब जितने लोग हैं, जितनी बीमारियां हैं, उतने अलग अलग तरीके के रिकवरी के स्टाइल लोगों के होते हैं। पर फिर भी ज्यादातर लोगों में हम देख सकते हैं कि एक कॉमन रास्ते से स्टेज बाय स्टेज एक एक स्टेप करके लोग रिकवर होते हैं। चाहे डिसऑर्डर का एपिसोड माइल्ड लेवल का हो, मॉडरेट लेवल का हो या सीवियर लेवल का हो, ये जो स्टेजेस होते हैं रिकवरी के, ये सभी तरह के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं कि अलग अलग डिसऑर्डर्स में कुछ अलग अलग तरह के स्टेजेस भी पाए जाते हैं। लोगों के स्टाइल और लोगों के तौर तरीके अलग होते हैं रिकवर करने के। पर फिर भी जो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा रिकवरी के, वो अक्सर कॉमनली लोगों में देखने में आते हैं। थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स अक्सर ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, अक्सर उनके देखने में ऐसा आता है कि लोग इन 6 स्टेप्स से गुजरते हैं जब वो किसी मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में रिकवर हो रहे हैं। ध्यान दें कि मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट और मेंटल डिसऑर्डर से होने वाली रिकवरी, ये दो अलग चीजें हैं। मैं यहां पर बात इस बारे में नहीं करूंगा कि लोगों का मेंटल हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है वो किन स्टेजेस से गुजरता है। नहीं, ये नहीं कि पहले वो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। नहीं, यहां उसकी बात नहीं होगी। यहां बात होगी कि लोग बदलते कैसे हैं, लोग रिकवर कैसे करते हैं, लोगों के अंदर जो बेहतरी आती है, इंप्रूवमेंट आती है, उसका रास्ता कैसा होता है, उसके कौन कौन से अलग अलग पड़ाव होते हैं। यहां उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको 6 वो स्टेप्स या स्टेजेस बताता हूं जो कि मेंटल हेल्थ रिकवरी के देखे जाते हैं। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक ही तरह से डेवलप नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी लोगों को डिप्रेशन हुआ है वो एक ही तरह से डेवलप हुआ है। इनफैक्ट वो एक ही दिन में या कुछ ही दिनों में भी डेवलप नहीं होता। उसको डेवलप होने में, बनने में, एक मानसिक बीमारी को पनपने में काफी समय लगता है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ रिकवरी भी जो है वो काफी समय ले लेती है। ऐसा नहीं है कि दवा लेंगे या थेरेपी लेंगे और कुछ ही दिनों में वो बीमारी चली जाएगी और एक पेशेंट जो है वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। बहुत से लोगों के मामले में इतना क्लियर, इतना सिंपल, इतना लीनियर अप्रोच नहीं होता। लोग अलग अलग तरह से बीमारी के सिम्टम्स शो करते हैं और उसी तरह लोगों के जो रिकवरी प्रोसेस भी है वो अलग अलग तरह से देखने में आता है। तो जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो कई लोगों का बहुत फास्ट हो सकता है, तो कई लोगों का रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो भी हो सकता है। तो रिकवरी के दौरान एक व्यक्ति को बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है और धीरे 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 पूरी तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। और यहां यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है देखनी कि केवल एक इलाज से ही सारे लोग रिकवर नहीं करते। लोगों की रिकवरी के लिए अलग अलग तरह के इलाज, इंटरवेंशंस, ट्रीटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। किसी की रिकवरी सिर्फ दवाइयों से हो जाएगी, किसी को साइकोथेरेपी भी लेनी पड़ेगी, तो किसी को सिर्फ साइकोथेरेपी से भी रिकवर करने में मदद मिलेगी। तो कई लोगों को अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में चेंज लाना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, अपने रिलेशनशिप्स में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने लाइफ के कौन से उनके ऑक्यूपेशनल एरियाज हैं उसमें चेंज लाने होंगे, अपनी डाइट में, न्यूट्रिशन में, न जाने कितने कितने लोगों को बदलाव लाने पड़ते हैं, तब जाकर वो अच्छे से पूरी तरह से रिकवर हो पाते हैं। तो रिकवरी में कई सारे हमारे रिसोर्सेज, कई सारे हमारे साधन होते हैं जो कि हमें रिकवर करने में मदद देते हैं। तो पहला स्टेज होता है किसी भी रिकवरी प्रोसेस का एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। मेंटल हेल्थ रिकवरी का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है कि मानसिक बीमारी या जो भी मानसिक समस्या से जो लक्षण आ रहे हैं उनको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेंटल नेचर की हैं, मतलब जो साइकोलॉजिकल हैं, जिसके लिए अब आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे
इलाज लेना पड़ेगा या किसी तरह से अब अपनी मदद करने के लिए, इन समस्याओं को हटाने के लिए कुछ प्रयास लेने पड़ेंगे। तो मानसिक बीमारी या किसी भी तरह की जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, जो भी समस्याएं आप जिनसे जूझ रहे हैं, उनको स्वीकार करना जरूरी है। जैसी वो है उनको वैसा स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि जो डिनाइल होता है, नकार देते हैं अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ये सबसे बड़ा बैरियर बनता है लोगों का अपने इलाज लेने में। तो इलाज की तरफ बढ़ना, रिकवर करना, ये तो बहुत आगे की चीज हो जाती है। सबसे पहले जरूरी होता है कि एक व्यक्ति अपनी उन समस्याओं को एक्सेप्ट करे, समझे, जाने कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस हद तक उसको अफेक्ट कर रही हैं, किस हद तक उसकी लाइफ को वो डिफिकल्ट बनाए हुई हैं, कैसे उसके व्यवहार, उसकी सोच, उसकी इमोशंस में ये जो समस्याएं हैं, ये जो बीमारी है, ये किस तरह से पकड़ बना चुकी है और उसकी लाइफ को, उसके मानसिक स्वास्थ्य को बुरा बना चुकी है। तो मानसिक स्वास्थ्य बुरा हो चुका है, सबसे पहले इसे स्वीकार करना जरूरी है। कई लोग काफी समय निकाल देते हैं केवल एक्सेप्ट करने में कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। तो एक्सेप्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे देखना होता है वो ये कि जो भी वो प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं वो उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है और उनकी लाइफ की क्वालिटी को रिड्यूस कर रही है, कम करती जा रही है। इस चीज की पहचान करना, साथ ही कि वो उनको मानसिक तनाव दे रही है, उनके आसपास के लोगों को भी परेशान कर रही है और उनको भी परेशान कर रही है। इस तरीके के मानसिक दर्द को, मेंटल पेन को भी पहचानना ये जरूरी होता है ताकि एक व्यक्ति इलाज के लिए आगे बढ़ पाए। सेकंड स्टेज आता है या सेकंड इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है इनसाइट का होना। इनसाइट का मतलब होता है कि एक बीमारी किस तरह से एक व्यक्ति को अफेक्ट कर रही है, कौन से ऐसे कारण हैं जो एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, किस तरह के इलाज की उसको जरूरत है, उसके लक्षण जो है वो कितने गहरे में पकड़ बनाए हुए हैं या कौन से लक्षण जो है वो उसको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, इलाज के लिए किस दिशा में उसको आगे बढ़ना होगा, किस तरह के इलाज के लिए आगे जाना होगा, इसकी समझ होना जरूरी है। यह देखना होगा कि कौन सी चीजें उसे परेशान कर देती हैं, ट्रिगर कर देती हैं, उसकी मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देती हैं, इसकी पहचान होना बहुत जरूरी होगा। बीमारी के नेचर को जानना, बीमारी उस व्यक्ति को कैसे असर डाल रही है, इस सब चीजों के बारे में जानना, ये होता है इनसाइट का आना। मतलब ये समझना कि अब व्यक्ति को क्या करना है, कैसे स्टेप्स लेने हैं, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आने लगती है जब एक व्यक्ति को इनसाइट होती है। तीसरा स्टेज आता है एक्शन का। अब प्रयास लेने हैं, अब कुछ करना पड़ेगा। एक्सेप्ट भी कर लिया, इनसाइट भी आ गई, समझ भी आ गई, नॉलेज भी आ गई, पढ़ लिया, हर जगह से जानकारी ले ली, डॉक्टरों को भी कंसल्ट कर लिया, यूट्यूब पे भी देख लिया, गूगल भी कर लिया, हर तरह से जानकारी ले ली, समझ गए। अब एक्शन लेने का टाइम आया है, अब इलाज लेने की तरफ आगे बढ़ना है। आपको अपने गोल्स रखने पड़ेंगे कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसमें आप किस तरह की रिकवरी को, किस तरह की बेटरमेंट को आप एक्सपेक्ट करें, किस चीज की उम्मीद लगाएं। अगर दवा लेनी शुरू की है और डॉक्टर ने कहा है कि इतने हफ्ते या महीने तक आपको ये दवा लेनी पड़ेगी, तो आपके मन में वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि इतने महीने तक ये दवा लेकर मैं देखूंगा या देखूंगी कि मेरा मानसिक स्वास्थ्य कैसा हुआ है, डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा या चलूंगी, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना है। अगर मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होगी, अगर कोई इशू या कोई एरियाज वो दवाइयां टारगेट नहीं कर पाई होंगी, तो मैं कुछ और करूंगा या कुछ और करूंगी। तो हो सकता है कि उसके बाद आपको ये एक्शन लेना पड़े कि अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको थेरेपी लेनी है, तो किस तरह से लेनी है, किन प्रॉब्लम्स के लिए लेनी है, या अगर आपको और ज्यादा अपनी हेल्थ को या दवाओं से आने वाले साइड इफेक्ट को अगर दूर करना है, तो किस तरह से अब आपको अपने न्यूट्रिशन या अपने डाइट में चेंज लाने होंगे, कौन सी दूसरी दवाइयां लेनी होंगी, क्या एलोपैथी की बजाय अब आपको आयुर्वेद या होम्योपैथी की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। तो अब इस तरह के जब आप निर्णय लेते हो जहां पर आप अपने लक्षणों में आने वाली इंप्रूवमेंट के हिसाब से अपने डिसीजंस में चेंज लाते हो और मॉडिफिकेशंस लाते हो और गोल्स को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते हो, थेरेपी भी अगर ले रहे हो तो रेगुलरली ले रहे हो, ये नहीं कि बस एक दिन गए, 2 दिन गए, फिर छोड़ दिया, फिर मन बनाया था एक बार, अब मन बदल गया, ऐसे नहीं। आपको रेगुलर रहना है अपनी थेरेपी में, अपने ट्रीटमेंट में, और धीरे धीरे अपने जो गोल्स हैं, मेंटल हेल्थ के जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने की तरफ आगे बढ़ना है। ऐसा एक्शन आपके व्यवहार में, आपके नेचर में आना, आपकी आदत बनना जरूरी है, तब आप इस थर्ड स्टेज को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते हैं और अपनी रिकवरी को और अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट चौथा स्टेज या चौथा स्टेप आता है
अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को दोबारा से उठाना, दोबारा से अपने आत्मविश्वास को जगाना। ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेंटल इलनेस के पूरे जो प्रोसेस में एक व्यक्ति जो है वो अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से कट जाता है। वो अपने को बहुत अलग देखने लगता है, उसके अंदर बहुत सारा स्टिग्मा आ जाता है। स्टिग्मा मतलब वो कहीं ना कहीं जब दूसरों से अपने को अलग देखेगा, खुलकर दूसरों से बात नहीं कर पाएगा अपनी मेंटल इलनेस के बारे में, छुप छुप के हमेशा इलाज लेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में बहुत सारा स्टिग्मा आता है जहां वो अपने को दूसरों से थोड़ा कम आंकने लगता है, दूसरों से अपने को इंफीरियर देखने लगता है। तो अब ये चौथा स्टेज डिमांड करता है कि अब व्यक्ति अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को, अपने मेंटल स्टेटस को इंप्रूव करे। अब अपने को दूसरों के जैसा देखे, अपने को दूसरों से कम ना देखे। इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि वो समझे कि ये जो मानसिक बीमारियां होती हैं ये क्यों इतनी कॉमन होती हैं, कैसे अलग अलग लोग इन तरीके की समस्याओं से डील करते हैं, और कैसे उसने जो भी एक्सपीरियंस किया है मेंटल इलनेस के दौरान वो किस तरह से जायज था, या कैसे वो इन सब चीजों से जूझा, और अपने को वो अप्रिशिएट करे, अपने एफर्ट्स को पहचाने, एक्नॉलेज करे, माने कि उसने बिल्कुल सही प्रयास लिए हैं, सही तरह से वो सही गाइडेंस के अंडर वो आगे बढ़ा है, उसके जीवन में कुछ बेहतर हुआ है, दूसरे अन्य लोगों ने उसके जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, उसके खुद के प्रयास भी ऐसे रहे हैं जिससे वो अपने को अब बेहतर बनाता जा रहा है। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस चाहिए, एक आत्मविश्वास चाहिए, अपने को बेहतर तरीके से देखने का जो नजरिया चाहिए, अपना सेल्फ परसेप्शन उसको जो इंप्रूव करना है, वो वह व्यक्ति चौथे स्टेज में करता है। मतलब हम इस स्टेज को छोड़ नहीं सकते, नकार नहीं सकते, इसको एक अलग दर्जा दिया जाना जरूरी है इस स्टेज को, जहां पर यह जरूरी होगा कि वो व्यक्ति अपने को नीचा और कम ना देखे, अपने को बाकी लोगों जैसा देखे, और अपने लाइफ की जो सारी जो उसकी जो लॉस्ट एक्टिविटीज थी, उसके जो इंटरेस्ट थे, क्रियाकलाप थे, जो वो सारे छोड़ चुका था, दूसरों से अपने को अलग कर चुका था, उन सब चीजों को दोबारा से रिकवर करे और दूसरों जैसा बनने का फिर से प्रयास करे। अपने को दूसरों जैसा समझे, दूसरों से अलग ना समझे। सोसाइटी के साथ, अपने रोजमर्रा की जो जिम्मेदारियां थी उनके साथ दोबारा से इंटीग्रेट करे, उसके अंदर दोबारा से अपने को ढाले। क्योंकि बीमारी जो होती है, मानसिक समस्याएं जो होती हैं, वो व्यक्ति की जिम्मेदारियों पर भी असर डालती है, उसके रोजमर्रा की जो लाइफ एक्टिविटीज है उस पर असर डालती है, और व्यक्ति जो है वो कट जाता है। तो जो आइसोलेशन जो उसकी हुई थी, उस आइसोलेशन को अब हटाने का टाइम आ गया, और अब सोसाइटी के साथ फिर से इंटीग्रेट करना है और अपने को नॉर्मल समझना शुरू करना है। तो ये वो चौथा स्टेज होता है जहां व्यक्ति अपने को बीमार ना देखकर अब अपने को नॉर्मल देखने की तरफ आगे बढ़ता है, और ऐसा ही उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पांचवा स्टेज आता है हीलिंग का। आप हील कर रहे हैं खुद को। इलाज लेना, ट्रीटमेंट लेना मतलब सिम्टम्स को दूर करना होता है, पर अपनी इस ओवरऑल मेंटल कंडीशन के उतार चढ़ावों से डील करना, कोपिंग स्ट्रेटेजीज लर्न करना, कई बार आपको रिलैप्स हो सकता है, सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, कई बार कम हो जाएंगे, कई बार आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो कई बार चीजें आपके मन मुताबिक चलेंगी, कई बार सिचुएशंस बहुत फेवरेबल होंगी, कई बार वो फेवरेबल नहीं होंगी, कई बार आप बहुत तेजी से रिकवर करेंगे, तो कई बार आपकी जो रिकवरी है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएगी, अटक सी जाएगी। इन सब उतार चढ़ावों के बावजूद आप अपने को बेहतर बनाते जाएं, अपनी डिफिकल्ट इमोशंस को हील करते जाएं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते जाएं, और किसी ना किसी तरह से आप ढलते जाएं, एडजस्ट करते जाएं, और अपने जीवन को बेहतर तरह से आगे बढ़ाते जाएं। ये जो हीलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही एनर्जी के साथ करना, ये इस पांचवें स्टेज पर आता है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि आपने बिल्कुल टाइम बाउंड ट्रीटमेंट लिया, 3 महीना 6 महीना दवा ली, थेरेपी ली और आप पूरी तरह से ठीक हो गए। जरूरी नहीं कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि क्रोनिक नेचर की होती हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बायपोलर होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ओसीडीज होते हैं। ये सारे के सारे जो बीमारियां हैं ये एकदम से खत्म हो जाएं ऐसा कई बार नहीं होता। बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं होता कि वो बस पहले 2-3 स्टेजेस तक ही पूरी तरह से अपने को बेहतर कर लें। तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिमांड करता है कि आप अपने अंदर आए हुए उन बदलावों को, या वो जो क्रोनिक बीमारी की वजह से आपके अंदर जो इतना डिस्ट्रेस आता है, डिस्टर्बेंस आती है, उसके साथ आप कैसे धीरे धीरे डील करते हैं और अपने को एक बेहतर मेंटल स्टेट की तरफ ले जाते हैं, अपने को पॉजिटिव बनाने पर काम करते हैं, अपने को हील कर रहे हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन ला रहे हैं।
और अपने को सीवियर कंडीशन में पहुंचने से रोक पा रहे हैं। तो रिलैप्स प्रिवेंशन कर पाना इस स्टेज के अंदर देखने में आता है। आप केवल अपनी बीमारी से ही सिर्फ रिकवर नहीं कर रहे, आप अपने रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में भी ढलते जा रहे हैं और लाइफ में आगे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो भले ही वो बीमारी जा चुकी हो, पर कभी ना कभी कोई ऐसा एपिसोड आ सकता है जो कि आपकी स्पीड को स्लो कर सकता है या आपको फिर से अटका सकता है। तो ये सब आने वाले बदलावों के बावजूद आप अपने को हील करते रहें, आप अपने को और बेहतर बनाते रहें और नई नई चीजें सीखते रहें, नए नए कोपिंग स्टाइल सीखते रहें। ये सब करते रहना आपके 5वें स्टेज पर आता है, मतलब ये हीलिंग का पार्ट होता है। अब आप अपनी डिफिकल्ट इमोशंस और थॉट प्रोसेसेस और जो पुरानी पड़ी जो आदतें हैं, डिफिकल्ट जो बिहेवियर स्टाइल है, उनको अब आप बदल रहे हैं। अब अपने को नए तरीके से लाइफ में आगे लेकर जा रहे हैं और धीरे 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 आप पा रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं। आप अपने माइंड में बैठी वो सारी जो शिकायतें हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे अब अपने को बाहर करते जा रहे हैं। तो ये होता है आपका 5वां स्टेज, हीलिंग का स्टेज। छठा और आखिरी स्टेज होता है मीनिंग का स्टेज। अपने जीवन का एक मकसद, एक मीनिंग ढूंढा जाए। मेंटल हेल्थ की जो रिकवरी होती है, कई बार वो सिर्फ इतनी नहीं होती कि बस एक बीमारी को दूर कर दिया, उसके लक्षणों को भगा दिया। एक व्यक्ति की लाइफ कई तरह से, कई मायनों में बदल जाती है। लोगों के रिश्ते बदल जाते हैं, लोगों के लाइफ के गोल्स बदल जाते हैं, प्रोफेशन उनका बदल जाता है, कई बार अपने को, दूसरों को देखने का ढंग बदल जाता है। क्योंकि जब आप इस पूरे मेंटल हेल्थ रिकवरी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने विचारों में, अपने बिलीफ्स में चेंज ला रहे हैं, तो अब आप खुद को और दूसरों को वैसे नहीं देखेंगे जैसे कि हमेशा से देखते आए हैं। कई लोगों की बीमारी जब लंबी चलती है, लंबे टाइम तक उनको इलाज लेना पड़ता है, तो उनको यह भी समझना होता है कि अब अपने लक्षणों को, अपनी बीमारी को और खुद को वो किस नए मीनिंग के साथ देखें। अपने लाइफ की कौन सी नई वैल्यूज बनाएं, लाइफ को किन मूल्यों पर अब आगे चलाएं, लाइफ की प्रायोरिटीज क्या बनाएं, लाइफ को कैसे और बेहतर बनाने के लिए किस नजरिए से देखें। हम चाहते क्या हैं अब लाइफ में, अब अगले किस पड़ाव पर हम जाना चाहते हैं लाइफ में, वो जो पड़ाव होगा वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिसकी एक व्यक्ति पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पाता। उन सब लॉसेस, नुकसानों के बावजूद भी व्यक्ति अब अपने जीवन में कैसे बेहतर हो सकता है, लाइफ को नए ढंग से देख सकता है, इसकी तरफ बढ़ने का प्रोसेस है जो एक व्यक्ति 6ठे स्टेज में एक्सपीरियंस करता है, मतलब लाइफ का एक मीनिंग ढूंढता है। अपने रिश्तों में अब उसकी क्या जगह है, रिश्तों में उसकी क्या अहमियत है, उसको खोजता है। तो इसमें एक्सप्लोरेशन भी चल रही है, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, नए तरीके के मीनिंग, नए तरीके के आयाम तलाश रहा है अपने जीवन के, और कुछ नई चीजें सीख भी रहा है, पुरानी चीजें छोड़ता जा रहा है। पहले जो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट थी अब वो शायद इंपॉर्टेंट ना हो। कई साल शायद हो सकता है उसने बीमारी में निकाले हो और सही इलाज के साथ अब वो अपने जीवन को बेहतर बना रहा हो। तो अब उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझना होगा। लाइफ की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना होगा, छोटी छोटी चीजें जो उसके लिए अब मायने रखती हैं उनकी तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ना होगा। अपनी शिकायतों से, जिन लोगों के प्रति उसके मन में शिकायतें हैं, उन्हें छोड़ना होगा। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो उसको अपने अंदर लानी होंगी, जैसे ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लव, एम्पैथी, क्रिएटिविटी। ये सारी जो बहुत पॉजिटिव क्वालिटीज और वैल्यूज होती हैं अब उस व्यक्ति को अपने अंदर लानी होंगी, ताकि वो अपने लाइफ को, अपने को एक अलग मीनिंग दे सके। अगर तो उसकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो चुकी है तब भी ये मीनिंग डिस्कवर करने का स्टेज मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है, या अगर वो क्रोनिक बीमारी से भी डील कर रहा है तो इसके साथ एडजस्ट करने में जो उसको नए सिरे से जो लाइफ में आगे बढ़ना है तब भी मीनिंग डिस्कवर करना उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर एक व्यक्ति अपने को पूरी तरह से बदलने पर आगे बढ़ता है, पूरी तरह से अपने बारे में और अपने आसपास के जीवन के, दुनिया के बारे में एक नया मीनिंग तलाशता है। अक्सर ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये वो अकेले भी करता है और एक थेरेपिस्ट या अपने आसपास के लोगों की मदद से भी करता है, क्योंकि अब वो वैसा नहीं रहा जैसा बीमारी से पहले था या बीमारी के कुछ इनिशियल स्टेजेस पर था। अब वो एक बदला हुआ इंसान हो गया है, अब वो जीवन को वैसे नहीं देख पाएगा जैसा कि वो हमेशा से देखता आया है। तो ये जो 6ठा स्टेप है ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस स्टेज पर एक व्यक्ति अपने को एक नया इंसान बनाता है, एक नए तरीके का व्यक्तित्व वो अपनाता है और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ अब वो पूर्ण रूप से अपने को पॉजिटिवली देखने लगता है।
तो ये हैं 6 स्टेजेस रिकवरी के। 6 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा स्टेज हो सकता है जिसका किसी भी पल ज्यादा महत्व हो सकता है। कई बार ये 6 स्टेजेस जो हैं ये एक एक करके नहीं आते, ये एक साथ भी देखने में आ सकते हैं, या कोई भी 2 या 3 स्टेज एक साथ देखने में आ सकते हैं। जैसे एक्सेप्टेंस आएगी तो इनसाइट भी आ जाएगी, एक्शन आएगा तो वहां पर हीलिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, हीलिंग आएगी तो वहां पर एक व्यक्ति अपने लाइफ का एक नया मीनिंग भी देखेगा। तो काफी सारी चीजें एक साथ चलती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो सारा प्रोसेस है ये एक व्यक्ति स्टेज बाय स्टेज ही उसको अचीव करता है। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होगा, हर एक की बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरह से व्यक्ति उन स्टेजेस पर आगे इंप्रूवमेंट लाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में अलग तरह से चलेगा, बाइपोलर के मामले में रिकवरी अलग तरह से चलेगी, ओसीडी या डिप्रेशन या एंजाइटी में अलग तरह से चलेगी, एडिक्शन के मामले में रिकवरी का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो अलग अलग तरह से रिकवरी होगी, पर अगर इन सारे 6 स्टेजेस को समझ लिया जाए, इनको अपनाने की तरफ आगे बढ़ा जाए, इनकी इंपॉर्टेंस को लाइफ में देखा जाए, तो एक पर्सन को समझ में आता है कि क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी है और कैसे केवल इलाज या केवल सिम्टम का दूर होना मायने नहीं रखता। एक व्यक्ति को लंबे टाइम तक अपने को बदलना पड़ता है और काफी गहरे में जाकर खुद में बदलाव लाकर ही एक व्यक्ति कह सकता है कि अब वो रिकवर कर गया। इसलिए सिर्फ सिम्टम चला गया, दवा खा ली, दवा का ये जो सिम्टम पर असर आ गया, हमारा बीमारी चली गई, हम जो थे थोड़े पॉजिटिव हो गए, केवल इससे काम नहीं बनता। ज्यादातर लोगों को इन 6 स्टेजेस से निकलना ही पड़ता है। किसी किसी के लिए शायद 1-2 स्टेजेस इंपॉर्टेंट होंगे, पर क्योंकि ये बीमारियां अक्सर लंबे समय तक बनी रहती हैं, कई सारे इलाज लेने पड़ते हैं, इसलिए एक व्यक्ति को इन 6 स्टेजेस से निकलना ही पड़ता है। इसलिए इन 6 स्टेजेस की जानकारी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप समझें कि क्या क्या जरूरी है आपकी रिकवरी में, किन किन चीजों पर ध्यान देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि सिर्फ आप इलाज की ऑब्सेशन में ना लगे रहें। अपने को पूरा होलिस्टिकली ओवरऑल देखें कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या महत्व रखता है, कैसे आपके जीवन पर बीमारी असर डालती है और कैसे आपको पूरी तरह से इससे पॉजिटिवली बाहर निकलना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो और लोगों से शेयर करें, इस जानकारी को और लोगों से भी साझा करेंगे तो दूसरों को भी मदद मिलेगी। इस तरह की और वीडियोस चैनल पर बनाता रहूंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।